हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट आपको पढ़ा रहे थे, इमल्शंस के बारे में बता रहे थे। तो वीडियो नंबर 4 है इमल्शन सीरीज़ की। इसमें हम रिमेनिंग पार्ट जो है इमल्सन के बारे में उसको आज हम कवर करेंगे। इसमें आज हम कवर करेंगे कि व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर अ गुड इमल्शन और इमल्सिफाइंग एजेंट एंड हाउ कैन वी प्रिजर्व एनी इमल्शन। सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब बात यह है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट अपने इमल्शन के लिए। तो हमको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है इट शुड बी completely नॉन इरिटेंट। सो व्हाई वी आर सेलेक्टिंग ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी कि ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कोई भी टॉक्सिसिटी शो ना करे और इरिटेशन किसी भी तरह की ये शो ना करे। तो इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड है इट शुड बी फिजिकली एज वेल एज केमिकली कंपेटेबल। अब जब हम इसको इमल्शन में ऐड कर रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, हम ताकि जो इंटरफेसियल टेंशन है दो फेजिस के बीच में, ऑयल एंड वाटर के बीच में, यानी कि दो फेजिस से मिलकर इमल्शन बनता है ऑयल एंड वाटर, तो उसके जो उसको ढंग प्रॉपर्ली हम मिक्स कर पाए उसके लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट का सेकंड प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि ये केमिकली और फिजिकली कंपेटेबल हो अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ। इमल्सिफाइंग एजेंट को एज हम अगर हम एज ए सब्सटेंस उसमें यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन ऑफ टू सरफेसेस, तो क्या होना चाहिए कि वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल हो, कंपेटेबल हो अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि प्रेजेंट है इमल्शन में। थर्ड है इट शुड नॉट बी इम्पार्ट एनी टेस्ट, कलर और ऑर्डर। जो हमारा इमल्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके कलर, टेस्ट और ऑर्डर को ये इम्पार्ट ना करे, इफेक्ट ना करे। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है it should have a proper balance between hydrophilic and lipophilic properties and should be capable of reducing the interfacial tension between two phases of the emulsion। इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए नेक्स्ट, ये प्रॉपर बैलेंस कर पाए। हाइड्रोफिलिक का मतलब है हाइड्रो वाटर लविंग एंड लाइपोफिलिक का मतलब है लिपिड लविंग। तो दोनों ही, जैसे कि फैट प्रेजेंट होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है इमल्शन में और वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो दोनों ही इवन इट इज हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस कर पाए और कैपेबल हो रिड्यूस करने के लिए इंटरफेसियल टेंशन उन दोनों फेजेस के बीच की। तो जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो पर्पज़ फुलफिल करे। लाइपोफिलिक हो यानी कि लिपिड लविंग हो, फैट लविंग हो, और हाइड्रोफिलिक हो यानी कि वाटर लविंग हो, उनमें प्रॉपर्ली बैलेंस कर पाए दोनों चीज़ों में और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए उन दो फेजेस के बीच में। और इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होगी तो प्रॉपर्ली इमल्शन हमारा फॉर्म आउट होगा, प्रॉपर्ली मिक्सिंग हो पाएगी दो फेजेस की। 5 है इट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग डिजायरेबल विस्कोसिटी ऑफ प्रोडक्ट सिंस दिस कंट्रीब्यूटेड स्टेबिलिटी। अच्छा, इमल्सिफाइंग एजेंट का लास्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट का, कि ये कैपेबल हो प्रोड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए डिजायर्ड विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी हमको चाहिए इमल्शन की, उसको मेंटेन करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऑब्टेन आउट करने के लिए और उस विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए भी कैपेबल होना चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट। क्योंकि विस्कोसिटी अगर मेंटेन रहेगी तो हमारा जो इमल्सन है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टेबल रहेगा। अगर विस्कोसिटी कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। सो these are some properties that ideal emulsifying agent must have। Now moving to next one, that is preparation of emulsion। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मेथड कौन कौन से हैं इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए। तो जनरली ऑन अ स्मॉल स्केल वी यूज मोटार एंड पेस्टल। स्मॉल स्केल पे अगर हम एक सेटिस्फैक्टरी प्रिपरेशन चाहते हैं इमल्शन की तो हम यूज़ करते हैं मोटार और पेस्टल, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो लिमिटेड है। सो इलेक्ट्रिकल मिक्सर्स भी हम यूज़ करते हैं प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। इमल्शन की प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम इलेक्ट्रिकल मिक्सर्स भी यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल पे। ऑल्दो केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड एक्सेसिव एंट्रैपमेंट ऑफ एयर। तो उस टाइम पे भी हमको ये दिमाग में रखना है कि एंट्रैपमेंट ना हो एयर का। जब हम इलेक्ट्रिकल मिक्सर की हेल्प से भी दो फेजेस को मिक्स करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एयर बबल्स ना फॉर्म हो या एंट्रैपमेंट ना हो एयर का, सो दैट वी कैन इजीली मिक्स बोथ द फेजेस, राइट।
आगे है ऑन द लार्ज स्केल मोर कंट्रोल एजिटेशन एंड ग्रेटर शेयरिंग फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मैकेनिकल स्टिरर्स ऑल्दो दीज मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट फॉर विस्कस इमल्शन। अब लार्ज स्केल पर हम बात करें, स्मॉल स्केल पर तो विद द हेल्प ऑफ मोटार पेस्टल एंड इलेक्ट्रिकल मिक्सर्स से हम प्रिपेयर आउट कर सकते हैं इमल्शन। लेकिन ऑन द इंडस्ट्री बेसिस और अ लार्ज स्केल व्हाट वी विल यूज मोर कंट्रोल एजिटेशन और ग्रेटर शियर फोर्सेस so that we can easily produce a good emulsion। और हम मैकेनिकल स्टेयर यूज करते हैं जिनका ग्रेटर शेयरिंग फोर्स होता है, कंट्रोल एजिटेशन होता है। और लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड विस्कस इमल्शन, सॉरी, अगर हम विस्कस इमल्शन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं लार्ज स्केल पे तो ये वाला प्रोसेस भी इतना एफिशिएंट नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। So for the preparation of good viscous emulsion, what we will do, we will reduce the size of globules का साइज रिड्यूस करते हैं। ऐसे कुछ मेथड्स को अप्लाई करके हम सक्सेसफुली प्रिपेयर आउट करते हैं विस्कस इमल्शन, दोनों फेजेस अच्छे से मिक्स कर पाते हैं। तो ये सारे एक कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं या प्रिपरेशंस ऑफ इमल्शन कैसे की जाती है, तो इन सब तरीकों से हम इमल्शन को प्रिपेयर करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ये टॉपिक जो है, इन्हें सारे टॉपिक इस इमल्सीफाइन इमल्शन वाली सीरीज के साथ ये 4th लेक्चर है उसका। तो इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन डी फार्मेसी डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये हेडिंग भी मेंशन है और बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है ये सारी चीज़ें। प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन, प्रिजर्वेशन यानी कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर सपोज दैट हमने कोई भी फॉर्मुलेट कर दी, लेकिन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हमको वो फॉर्मुलेशन प्रिजर्व कैसे करनी है, यानी कि जितना टाइम ड्यूरेशन, जितना लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो उतनी ही अच्छी फॉर्मुलेशन काउंट होगी। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे आप कह सकते हो बचाव हैं जिनको हम करके अपनी प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो देयर आर सम मेथड्स, जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। सो वी शुड मस्ट प्रिजर्व इट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए इवन इन द केस ऑफ इमल्शन और अदर काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। सेकेंड, हमको किससे प्रिजर्वेशन करनी है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो हमको प्रिजर्व करना है इमल्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज उसमें एक्वस फेज होती है, यानी कि वाटर उसमें प्रेजेंट होता है। सो वाटर जहाँ प्रेजेंट होगा तो दे आर मोर चांसेस फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। सेकेंड, हमको प्रिजर्वेशन करना है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। So the desired properties of an efficient preservative for emulsified system include the following। अब जैसे हमने गुड इमल्सिफाइंग एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज हमने फाइंड आउट की, या प्रॉपर्टीज कौन कौन से होने चाहिए फॉर अ आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट, उसी तरह हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे कि एक एफिशिएंट प्रिजर्वेटिव जो कि इमल्सिफाइड सिस्टम में हम यूज करेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है। सो नंबर फर्स्ट है शुड बी नॉन इरिटेंट सेम एज द इमल्सिफाइंग एजेंट, नॉन इरिटेंट, नॉन सेंसिटाइजिंग एंड नॉन टॉक्सिक इन द कंसंट्रेशन यूजेस। तो जिस भी कंसंट्रेशन में हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन सेंसिटाइजिंग होना चाहिए एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नेक्स्ट है द सेलेक्टिव प्रिजर्वेटिव शुड हैव अ हाई वाटर सॉल्युबिलिटी एंड ए लो ऑयल ऑब्लिक वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। एक जो प्रिजर्वेटिव हम इसको यूज करने वाले, जो प्रिजर्वेटिव हमने सेलेक्ट किया है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर इमल्शन, उसकी हाई वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और लो ऑयल और वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट होना चाहिए। थर्ड है इट शुड बी रैपिडली इफेक्टिव इवन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज माइक्रोबियल लोड। इन द केस कि शुरुआत में अगर कम माइक्रोबियल लोड है मान के चलिए हमारे इमल्शन में, तो वो उसको उस प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल हो जाता है हमारा प्रिजर्वेटिव जो हमने ऐड किया अपनी इमल्शन में। लेकिन इन केस अगर माइक्रोबियल लोड बढ़ता है, शुरुआत में माइक्रोबियल लोड ज़्यादा है, तो वही कंसंट्रेशन उस ज़्यादा माइक्रोबियल लोड को भी ख़त्म करने में सक्सेसफुल होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट अ प्रिजर्वेटिव मस्ट हैव। अदर देन दीज, ये सेम जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट में है, ये प्रॉपर्टीज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे थर्ड वाले को हम ऐड कर सकते हैं कि इट शुड नॉट इम्पार्ट एनी टेस्ट, कलर और ऑर्डर टू द प्रोडक्ट। तो ये वाला पॉइंट हम इसमें भी लिख सकते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। सेकेंड हम लिख सकते हैं कंपेटेबल फिजिकली एज वेल एज केमिकली कंपेटेबल होना चाहिए अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि प्रेजेंट है हमारे इमल्शन में या प्रिपरेशन में, तो इसको भी हम इधर लिख सकते हैं।
तो ये 2 पॉइंट हम इधर लिख सकते हैं और ये तो सेम यहाँ पे मेंशन है ही। सो इस स्लाइड में सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन का एक पार्ट यानी कि प्रिजर्वेशन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन मैंने कवर कर दिया है। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन में अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ड्राई गम मेथड होता है, एक वेट गम मेथड होता है, यानी कि जो गमी सब्सटेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल अकेसिया, तो उसको ड्राई गम को अगर हम यूज़ कर रहे हैं इन द ड्राई फॉर्म दैट विल बी काउंट एज अ ड्राई गम मेथड, एंड अगर हम उसको वेट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी काउंट एज ए वेट गम मेथड। एक अच्छे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रिजर्वेशन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन और कौन कौन सी इनकम्पेटिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी आप कह सकते हो खामियां आ सकती हैं फाइनल प्रिपरेशन बनने के बाद, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 1 या 2 है, फ्लोकुलेशन एग्जाम्पल है जैसे एक, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट ये आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा, इमल्शन पार्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। सो हियर इज द लास्ट स्लाइड ऑफ इमल्शन टॉपिक। सो प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से कैसे प्रिजर्व करते हैं या प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम जब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए अपने इमल्शन को। मैनी वेजिटेबल एंड मिनरल्स, ऑयल एंड एनिमल फैट्स प्रेजेंट इन इमल्सिफाइड सिस्टम आर सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेटिव चेंजेस सच एज रेंसिडिटी एंड स्पॉइलेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सो बहुत सारे वेजिटेबल और मिनरल्स, ऑयल, एनिमल फैट्स जो है प्रेजेंट होते हैं इमल्सिफाइड सिस्टम में, और वो ऑक्सीडेटिव चेंजेस उनमें हो सकते हैं, वो सस्पेक्टेबल होते हैं ऑक्सीडेटिव चेंजेस के लिए, जैसे कि रेंसिडिटी है या फिर स्पॉइलेज है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो वो एनिमल फैट प्रेजेंट होती है, मिनरल्स ऑयल प्रेजेंट होते हैं और वेजिटेबल ऑयल प्रेजेंट होते हैं इमल्सिफाइड सिस्टम में। तो ऐसी केस में ज़्यादा आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ऑक्सीडेटिव चेंजेस उनमें हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? रेंसिडिटी हो सकती है। रेंसिडिटी इज बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाना with the help of air, with the help of oxygen that is present in the atmospheric air, तो उसका कारण से ऑक्सीडेशन हो जाना, that process is known as rancidity। तो रेंसिडिटी होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के भी, और वो स्पॉइलेज भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। इन द केस इन एनी फूड आइटम यू कैन से, जिसको बोलते हैं कि बासी हो जाना या खराब हो जाना, उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन के बाद ही वो सारे चेंजेस उसमें होते हैं, और जो स्टेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, अब प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? वी कैन स्टोरेज कंडीशंस, स्पेशली स्टोरेज कंडीशंस को, या फिर कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव हम इसमें ऐड करें सो दैट पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव, और यू कैन से कोई भी सब्सटेंस जो कि इसको प्रिजर्व करे या प्रिवेंट करे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे इमल्शन में, और हम ट्राई करें कि ड्यूरिंग द स्टोरेज हम उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करें सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इनस्टेबिलिटीज इन इमल्शन। इनस्टेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं बाय विच वी कैन इजीली फाइंड आउट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो चुका है, उसमें इनस्टेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। सो फॉर अ गुड इमल्शन इट इज़ नेसेसरी कि वो अपनी कंप्लीट सेल्फ लाइफ तक जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेंटेन रहें। ऐसा नहीं है कि उसके कलर में, ऑर्डर में या टेस्ट में, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाए। तो कंप्लीट सेल्फ लाइफ जो हमारी प्रिपरेशन है, इमल्शन है, वो सेम कंडीशंस रहें। लेकिन अगर वो नहीं रहती हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि इनस्टेबल कर देती हैं हमारी प्रिपरेशन को? नंबर फर्स्ट है फ्लोकुलेशन। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इनटू लूज एजिडेट्स विद इन द इमल्शन। इस फ्लोकुलेशन में क्या होता है? ये इन्वॉल्व करते हैं, क्लम्पिंग का मतलब इकट्ठे हो जाना एक साथ, किसका? ग्लोब्यूल्स का। कौन से ग्लोब्यूल्स का? डिस्पर्स्ड फेज के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जिसमें हम डिस्पर्स फेज यानी कंटिन्यूस फेज में डिस्पर्स फेज हम मिक्स कर रहे हैं, उसके जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको क्लम्प हो जाते हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं फेज, और किसमें? इनटू लूज एजिडेट्स विद इन द इमल्शन, लूज एजिडेट्स में इमल्शन के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन। और अगर फ्लोकुलेशन हमारे इमल्शन में हो गया है तो हमारा इमल्शन जो है वो अनस्टेबल है, उसमें इनस्टेबिलिटी फॉर्म आउट हो चुकी है।
Creaming and sedimentation, this is the second instability that may occur in the emulsion. तो creaming implies the formation of a relative concentrated layer of emulsion on the surface. Creaming implies, creaming का मतलब क्या है कि formation हो जाती है एक concentrated layer की layer of emulsion की on the surface. On the surface of emulsion there is a formation of creamy layer, you can say creamy layer की formation हो जाती है on the upper side of the emulsion, सबसे ऊपर. This usually occurs in oil in water emulsion when the dispersed oil globules having lower density than the H2O water move upwards accumulate the top. ये जो है स्पेशली जो क्रीमी लेयर आउटर सबसे ऊपर जो जम जाती है, आप कह सकते हो, या ऑप्टेन आउट हो जाती है, ये किस केस में होता है? ऑयल इन वाटर इमल्शन के केस में होता है, जिसमें कि डिस्पर्स्ड ऑयल ग्लोब्यूल्स जो हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन द अपर साइड ऑफ द इमल्शन. सेम केस अगर हम इसको रिपीट कर दें तो इट विल एक्ट एज ए सेडिमेंटेशन, यानी कि सेटल डाउन हो जाते हैं. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेंसिटी. डेंसिटी बेसिकली इज द मेजरमेंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. दैट मीन्स कि कितना टाइटली कोई भी मटेरियल पैक्ड है, that is known as density. So अगर having lower density than water, अगर oil की lower density है water से then creaming formation होगी, और अगर आप कह सकते हो water की oil से लोअर है तो सेडिमेंटेशन होगा. सो ये क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन दो टाइप के इंस्टेबिलिटीज में है, एंड थर्ड वन इज फ्लॉकुलेशन. तो ये होगा इंस्टेबिलिटी की बात. इस तरीके से पूरा जो इमल्शन का चैप्टर है या यूनिट आप कह सकते हो वो कंप्लीट हुई. इसके शायद 4 वीडियो मैंने इमल्शन पे, ये 4th वीडियो है, मैं अपलोड करूंगी. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, that is Farmcation. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.